नमस्कार, मैं रविश कुमार। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर आपके व्हाट्सएप में आने वाला प्रधानमंत्री का पत्र, संवैधानिक मर्यादाओं और आचार संहिता के आचरण की धज्जियां उड़ाते पकड़ी गई मोदी सरकार और उसके द्वारा नियुक्त राज्यपाल की हरकत पर नजर पड़ गई सुप्रीम कोर्ट की। चुनाव आयोग ने कहा है कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री का जो पत्र आपके व्हाट्सएप में ठेला जा रहा था, अब नहीं भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। पत्र भेजने की योजना किसकी रही होगी यह न तो कोई पूछेगा, न कभी सामने आएगा। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने इसकी शिकायत की थी। क्या बीजेपी को खुद नहीं लगा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? उसने क्यों नहीं शिकायत की? बयान ही दे देती कि गलत हुआ है, अब नहीं होगा। अब आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाझूठ पर, फिर आएंगे तमिलनाडु के राज्यपाल की करतूत पर, फिर आएंगे फैक्ट चेकिंग पर, सुप्रीम कोर्ट की रोक पर। इस पूरे समय में आपको दिखेगा कि कैसे सरकार सूचनाओं को और संस्थाओं को तोड़ मरोड़ रही है, उसका अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। इनका नाम ठीक से याद रखा कीजिए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। आज इन्होंने हलफनामा दायर कर दिया। इनसे कहा गया था कि चेयरमैन ही हलफनामा दायर करेंगे। आज बैंक ने खरीदे गए और भुनाए गए बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर दे दिया है। आप ही बताइए, बैंक ने कैसे इतनी जल्दी सब दे दिया? इस काम के लिए यही बैंक 4 महीने मांग रहा था। जाहिर है किसी को बचाना था, किसी को छुपाना था। साफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा था कि 4 महीने लगेंगे चुनावी चंदे के बॉन्ड की जानकारी देने में। जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो झटाक से सारी जानकारियां सामने रख दी गईं। इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया है और इस पर एक और झूठ बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को नहीं, विपक्ष को मिला है। जिस पार्टी को 56% चंदा मिला हो, वह कह रही है सबसे कम मिला। स्टेट बैंक सरकारी कंपनी है, उसका इस्तेमाल किया गया झूठ बोलने में। जिस सरकार का बैंक सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलता हो, वही सरकार फैक्ट चेक करने का सिस्टम बना लाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर भी रोक लगा दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने झूठ बोला था कि उसके पास ऑडिट ट्रेल नहीं है। आज उसने चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंप दी और सारी जानकारी चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। जैसे जैसे पर्दाफाश होता रहेगा, हम इसके बारे में रिपोर्ट करते रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है, उसका इस्तेमाल किया गया झूठ बोलने में। जिस सरकार का बैंक सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता हो, वही सरकार फैक्ट चेक करने का सिस्टम बना लाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर भी रोक लगा दी। हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, आप ये वीडियो पूरा देखते जाइए। जो हाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में वही हाल तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ जाए कि वह राज्यपाल को निर्देश देगा कि संविधान का पालन कैसे किया जाता है, राज्यपाल ने उसके निर्देशों की अवहेलना की है, तब फिर आपको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सतर्क होकर भारत के लोकतंत्र पर हो रहे घातक प्रहारों को देखना और समझना चाहिए। आज कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पूछा भी कि मिस्टर अटॉर्नी, अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करती है? क्या उम्मीद की जा सकती है? यह हमारा सवाल है कि क्या उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री इस राज्यपाल को अब हटा देंगे जो संविधान के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं? लेकिन RN रवि का यह पहला कारनामा नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा के लिए संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन तय तो सरकार करती है। तो उस सरकार को क्या करना चाहिए अगर उसके द्वारा नियुक्त राज्यपाल संविधान का पालन ना करें? कब तक यही जवाब दिया जाता रहेगा कि कांग्रेस के दौर में भी यही होता रहा है? हम जो इस समय में देख रहे हैं उसे कैसे देखें? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार फटकार नहीं मिली है। पहले आप देखिए इस मामले में कोर्ट ने आज क्या कहा, फिर आगे का मामला भी बताएंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी से कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल,
आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और गवर्नर का कहना है कि वह उन्हें शपथ नहीं दिलाएंगे। हमें कुछ गंभीर टिप्पणियां करनी होंगी। कृपया अपने गवर्नर को बताइए, हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। गवर्नर यह कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद मंत्री के रूप में उनका दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ तमिलनाडु सरकार का मामला सुन रही थी। मामला था विधायक के पोनमुडी को मंत्री के रूप में नियुक्त करने का। मुख्यमंत्री ने नाम की सिफारिश की, तब भी राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाई, जबकि विधायक की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। यह हाल है। मंत्री को शपथ दिलानी है, इसके लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि आप राज्यपाल को निर्देश दीजिए। इस तरह से यह देश चल रहा है और चलाया जा रहा है, किसी बात की परवाह ही नहीं है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हूं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि मिस्टर एजी, हम इस मामले में गवर्नर के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम इसे अदालत में जोर से नहीं कहना चाहते, लेकिन अब आप हमें जोर से कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह तरीका नहीं है, वह इसकी अवहेलना कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ किसी दोष सिद्धि पर रोक लगाती है तो गवर्नर को हमें यह बताने का कोई अधिकार नहीं कि इससे दोष सिद्धि समाप्त नहीं होती है, यह अस्तित्वहीन है। इसका मतलब है जिन्होंने उन्हें सलाह दी है उन्हें कानून के अनुसार सही ढंग से सलाह नहीं दी है। अब गवर्नर को यह सूचित करना बेहतर होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी दोष सिद्धि पर रोक लगाता है तो कानून को अपना रास्ता अपनाना होगा। तो आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है इस देश में। भारत का भविष्य 5 किलो फ्री अनाज में नहीं है। इसकी संस्थाएं अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगी तो यह इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जब कभी ऐसा हुआ, क्या आपने देखा है कि ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों को चेताया हो, राष्ट्रपति भवन से निर्देश गया हो? यह पहला मौका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यपालों को लेकर कई कड़े निर्देश दिए, कई राज्यों के राज्यपालों को लेकर। राज्यपाल कानून को मंजूरी नहीं देते, कई कई महीने तक विधेयक पास होकर उनके पास पड़ा रह जाता है। ऐसा ज्यादातर विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में होता है। क्या यह लोकतांत्रिक तरीका है? कोर्ट इसे गलत बता चुका है। अब 22 मार्च को अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने ऐसा क्यों किया। आर.एन. रवि को इतना हौसला कहां से आता है? असंवैधानिक कार्य करने का संरक्षण उन्हें किससे प्राप्त होता है? राज्यपाल कौन होते हैं इनकार करने वाले कि किसी मंत्री को शपथ दिलाएंगे या नहीं? क्या यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है? जाहिर है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायक पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी गई है। जब सजा पर रोक है तब राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलाने से कैसे रोक सकते हैं? वकील अभिषेक मनु सिंघवी तमिलनाडु सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 75 साल के इतिहास में यह अभूतपूर्व है कि किसी राज्यपाल ने मंत्री नियुक्त करने की मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार कार्य करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी विधेयकों को लंबित रखने और उन्हें सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए राज्यपाल के खिलाफ सख्त आदेश दे चुका है। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि जब सजा पर रोक लगा दी गई है तब ऐसा क्यों हो रहा है। इस कारण उनकी अयोग्यता पर रोक लगा दी गई। जब सजा पर रोक लगा दी गई तब पोनमुडी का दर्जा अपने आप बहाल हो जाता है। तब दोबारा शपथ की जरूरत ही नहीं। जरूरत क्यों पड़ी? आगे देखिए आर.एन. रवि का कारनामा। जून 2023 में ईडी ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया। अभी सजा नहीं हुई है, केवल गिरफ्तारी हुई, लेकिन राज्यपाल ने अपनी तरफ से मंत्री को बर्खास्त कर दिया। यही नहीं, अपना आदेश सार्वजनिक भी कर दिया। हंगामा मच गया कि राज्यपाल कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तब जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने दखल दी और राज्यपाल ने अपना फैसला वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ए.एस. ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने
याचिका खारिज करते हुए कहा था कि किसी मंत्री को राज्यपाल तभी हटा सकते हैं जब राज्य के कैबिनेट ने उन्हें यह सलाह दी हो। यही फैसला हाईकोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना कि राज्यपाल अपनी मर्जी से मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। यह दूसरा ऐसा मामला है, बिना किसी से पूछे मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं और किसी को शपथ दिलाने से इनकार कर देते हैं। क्या यह काफी नहीं है कि राज्यपाल आर.एन. रवि इस पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है? उन्हें तभी बर्खास्त कर देना चाहिए था, तब नहीं कर पाए तो अब बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या उनका आचरण कहीं से भी आश्वस्त करता है कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं, उन पर बैठे लोग, वहां बैठे लोग मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं? नवंबर 2023 की रिपोर्ट है। आर.एन. रवि विधानसभा के पास किए हुए 10 बिल पर 3 साल से बैठे रहे। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से कहा कि आप 3 साल तक बिल पर बैठे रहे। विधानसभा ने जब दोबारा पास किया तो आपको मंजूरी देनी होगी। आप दोबारा पास किए हुए बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। फरवरी 2024 की खबर है। तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल आर.एन. रवि ने सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषण के पहले और बाद में राष्ट्रगान बजाने की मेरी सलाह को नजरअंदाज किया गया, इसलिए मैं ये भाषण तथ्यात्मक और नैतिक आधार पर नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि इसमें ऐसे कई हिस्से हैं जिनसे मैं असहमत हूं। अगर मैंने इस पर अपनी राय रखी तो यह संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होगा, इसलिए मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। उसके बाद स्पीकर ने उनके भाषण के तमिल अनुवाद को पूरा पढ़ा। अब कितना उदाहरण देना पड़ेगा आपको यह बताने के लिए कि यह राज्यपाल महोदय संविधान का नहीं, अपने मन का करते रहें। आप केवल एक घटना मत देखिए। आज ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके खाते बंद कर दिए गए हैं। इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। उन्होंने तो बड़ी शान से कहा कि लोकतंत्र पर हंसा जा रहा है, भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है। क्या आर.एन. रवि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कहीं से भी आपको यह बता रहा है कि राज्यपाल संविधान का पालन कर रहे हैं, लोकतंत्र का नाम बढ़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की डांट लगाई है, क्या इस पर भी रविशंकर प्रसाद कहेंगे कि उन्हें न्यायपालिका पर गर्व है? अगर गर्व है तो ऐसे राज्यपाल को हटा दीजिए। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, हमें भारत की मीडिया पर गर्व है, हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ, बाकी होता है। यही तो देश है। रविशंकर प्रसाद को जरूर न्यायपालिका पर गर्व करना चाहिए, पर उन्हें यह भी पता करना चाहिए कि रातों रात कानून मंत्री को क्यों बदला गया था, क्यों किरण रिजिजू को हटाया गया। उन्हें न्यायपालिका पर गर्व करने से अच्छा है उसके फैसलों पर गर्व करना चाहिए। निश्चित रूप से राज्यपाल आर.एन. रवि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर किसी को गर्व नहीं हो सकता, बल्कि शर्म करते हुए राज्यपाल को हटा देना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का हाल अच्छा नहीं है। इनकी हालत के बारे में बात करना भारत की बदनामी नहीं है, लेकिन नहीं बात करना, चुप हो जाना भारत के भविष्य से खिलवाड़ करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार के दौर में नियुक्त राज्यपाल असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार असंवैधानिक कानून बना रही है। फिर भी बुरा लग जाता है जब राहुल गांधी कहते हैं इस देश में लोकतंत्र नहीं है। क्या संवैधानिक मर्यादाओं के बिना कोई लोकतंत्र हो सकता है? क्या संस्थाएं काम करती, उन्हें दूसरी संस्थाओं का डर होता तो स्टेट बैंक इस तरह से झूठ बोलता? राज्यपाल आर.एन. रवि ऐसी हरकतें कर पाते? 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते।
आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जिस सरकार के तहत स्टेट बैंक इतना बड़ा झूठ बोलता हो, उसकी बातों पर इतना ही यकीन है कि कोर्ट ने हर बात लिखित रूप में मांगा। उस सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, आपको पता होना चाहिए। FCU नाम है, इसे IT एक्ट में संशोधन करने के बाद बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कहा है कि रोक तब तक लागू रहेगी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट IT नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता। पत्रकारों और यूट्यूबर के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर आप इस खतरे को समझना चाहते हैं तो जाकर देखिए PIB ने किन किन चीजों को फेक न्यूज कहा है। अमित शाह कहते हैं सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, यह सबसे बड़ा झूठ है। क्या PIB का फैक्ट चेक यूनिट इसे फेक न्यूज कह सकता है? सवाल ही नहीं है। हालांकि FCU का संबंध केंद्र सरकार से जुड़े बिजनेस से है, उसके बारे में भ्रामक जानकारियों को सही करना है, गलत को गलत बताना है। लेकिन मंत्री जब खुद भ्रामक बातें कहें तब क्या PIB का FCU कोई एक्शन ले सकता है? जैसे कि आप देख सकते हो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। यह प्रचार वीडियो बीजेपी का है। इसमें सरासर झूठ बोला गया है कि मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दी। उस समय के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका खंडन कर दिया था। फिर भी बीजेपी ने इसका प्रचार वीडियो कैसे बना दिया? क्या PIB का फैक्ट चेक यूनिट इसे फेक न्यूज कह सकता है? ऐसे ही भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग से 9 शिकायतें की हैं। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन लीजिए कि भ्रामक जानकारी जब सत्तारूढ़ दल की तरफ से दी जाती है तो उसे गलत बताने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है। और फिर हमारी बस निकाली पापा। निहायत ही भ्रामित करने वाला वीडियो चला रही है भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से। मिनिस्ट्री ने भी चलाया, तमाम नेताओं ने चलाया, तमाम मंत्रियों ने चलाया 2G को लेकर। कुछ 2G कोर्ट में हो चुका है कि कोई कल्पेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा भ्रमित करने वाला वीडियो 10 साल बाद क्यों दिखाया जा रहा है, इसके लिए हमने उस पर्टिकुलर कंटेंट पर अपनी शिकायत दर्ज की है और चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि उसको हटाया जाएगा। दूसरा, एक भ्रमित करने वाला वीडियो चलाया गया जो कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, जिसका फैक्ट चेक खुद मोदी जी की सरकार MEA नहीं कर दिया था। और क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले आया था, अभी भी लगा हुआ है, इस पर हमारी गुहार है और हमारी दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन से कि ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियो को हटाया जाए। एक और भ्रमित करने वाला वीडियो चलाया गया था जिस पर आर्मी को यूज करते हुए दिखाया गया था। आर्मी का यूज पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। उस वीडियो को हटाने की हमने दरख्वास्त करी है और कैसे उसको अप्रूवल भी मिला, इस पर भी कुछ प्रश्न उठाए हैं। जिस पर सलमान सर ने जिसका जिक्र किया, जो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रधानमंत्री कुछ एक चिट्ठी भेज रहे थे लोगों को, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई हो गई है। इन्होंने करी है कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने। उसके अलावा जो मोदी की गारंटी हैशटैग से एड्स लगे हुए हैं वो निकाले जाएंगे, चाहे वो मेट्रोज हो या कोई और होर्डिंग्स हो। इसके अलावा एक ऑब्सीन पोस्ट, एक निहायत ही ऑब्सीन पोस्ट जो बीजेपी की कुछ राज्य सरकारों ने, जिसमें से ओडिशा है, वो करी, उस पर वो नाराजगी भी जताई इलेक्शन कमीशन ने वो पिक्चर देखते ही। उस पर भी हमने कार्रवाई करने को कहा है। ब्लेटेंट यूज, जिस तरह से रिलीजन का, रिलीजियस चीजों का बार बार भ्रमित करने के लिए, बार बार कटाक्ष करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, उस पर हमने बोला। हमने बीजेपी की सांसद शोभा करांजले जी के बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। तो ऐसे करीब 9 आइटम थे जिस पर हमने अपनी आपत्ति जताई। कुछ आइटम्स जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया है और कुछ पर हमें पूरी आशा है कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किक इन हो गया है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के चलते भ्रमित करने वाले ऐड, पूरा फेक न्यूज, पूरी तरह से जो झूठ फैलाया जा रहा है, वो कमीशन खुद उसको स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक्शन करे। भ्रमित करने वाला बयान हो या वीडियो हो, इसकी जांच का अधिकार अगर सरकार के पास होगा
तो वह हमेशा अपने ऐसे वीडियो को सही बताएगी और किसी पत्रकार की रिपोर्ट को फेक बता देगी। कितने मंत्रियों ने यह झूठ कहा कि मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मंत्रियों को रोकना पीआईबी का काम तो नहीं था, मोदी जी का था। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि यह गलत है? मंत्री ऐसा ना बोलें। अब वही सरकार कानून लेकर आए कि वह फैक्ट चेक करेगी। किसी भी पैमाने से देखिए तो क्या पीआईबी का फैक्ट चेक करना निष्पक्ष हो सकता है? एक बार तो पीआईबी ने अपनी ही सरकार की खबर को गलत बता दिया। खुफिया विभाग में भर्तियों का नोटिस निकला, पीआईबी ने कह दिया गलत है, मगर अगले दिन मंत्रालय को फैक्ट चेक वापस लेना पड़ा। 6 अप्रैल 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत केंद्र सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया। वकील अपार गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस में इसके खतरों के बारे में विस्तार से लिखा है, पढ़ लीजिए। बताया है कि कैसे ये विभाग सरकारी अफसरों या मंत्रालयों के बारे में किसी भी ऑनलाइन कमेंट, न्यूज रिपोर्ट या किसी भी टिप्पणी को चिन्हित कर देंगे, सोशल मीडिया कंपनी से संपर्क करेंगे, उसे हटवा देंगे। नियमों में इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि झूठी या गलत खबरों का क्या मतलब है। ना ही इसकी कोई जानकारी है कि इन मामलों में सुनवाई कहां होगी या स्पष्टीकरण कैसे और किसे दिया जाएगा। हास्य कलाकार कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड इसे लेकर कोर्ट चले गए। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। वहां सरकार ने कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक हम इसे लागू नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इसी 20 मार्च को नियमों को फिर से गजट में छाप दिया। कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स सुप्रीम कोर्ट चले गए और इस पर रोक लगाने की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि नियमों को जिस आधार पर चुनौती दी गई है वो गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाती हैं। यह कारनामा है इन लोगों का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि 2023 में संशोधित नियम 31B5 का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियां बता रही हैं कि संस्थाएं संवैधानिक मर्यादाओं का कितना पालन कर रही हैं। राज्यपाल से लेकर स्टेट बैंक तक का हाल आपको पता चल गया। 2024 का यह चुनाव किसी प्रधानमंत्री का नहीं है। इस भ्रम को दूर कर लीजिए। उन संवैधानिक मूल्यों के खत्म कर दिए जाने और बचा लिए जाने का चुनाव है। इसे याद रखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।